हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन टू माय चैनल कहानियाँ अजब गजब। तो फिर से ले आए हूँ फ्रेंड्स आप सब लोगों के लिए एक नई और यूनिक स्टोरी। और स्टोरी का नाम है द स्कल। एंड अगेन फ्रेंड्स, इस स्टोरी को भी लिखा है सर रस्किन बॉन्ड ने। तो फ्रेंड्स, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट विद द स्कल। मैंने अक्सर खंडरों, बूथा महलों, बूथा किलों और अन्य जगह का भ्रमण अक्सर किया है, पर एक बात जो मुझे किसी की भी इंसानी खोपड़ी देखकर लगती है कि ये इंसान कभी न कभी जिंदा था और हमारी ही तरह था। ये इंसानी सफ़ेद खोपड़ियाँ और हड्डियाँ एक तरह के जिंदा इंसान के होने का सबूत देती हैं। मगर जब मेरा भतीजा अनिल अपने मेडिकल कॉलेज से वापस आया तो वो अपने साथ एक इंसानी खोपड़ी साथ लाया। मैंने अनिल से कहा, तुम ये खोपड़ी कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन की परमिशन से लाए हो ना? और इस बात को कहते ही मैं उस खोपड़ी का मुआयना करने लगा, पर हैमलेट जैसे ड्रामे वाला कोई भी विचार मेरे मन में नहीं आया। पर मेरे कॉलेज में तो ये खोपड़ियाँ भरी पड़ी हैं, अनिल ने कहा। मैंने बस ये छुट्टियों के लिए बस घर पर जांच के लिए ली है। उसने वह खोपड़ी अपने पुराने स्कूल के पीतल के अवार्ड्स के बीच रख दी। सब सामान एक पत्थर के छोटे से चबूतरे पर था। अनिल ने उस खोपड़ी को बिल्कुल किनारे पर इस तरह से रखा था कि उस खोपड़ी का मुंह मेरी ओर था। हम बस डिनर करने जा रहे थे। अनिल कुछ देर के लिए सोफे पर बैठा तो मैंने भी ग्लास में अपने लिए थोड़ी विस्की डाल ली। वह गर्मियों की एक रात थी। कमरे की खिड़की खुली हुई थी ताकि हम लोग बाहर रात के कीड़े और झींगरों की आवाज़ों को सुन सकें। मेरा ये कॉटेज मसूरी के बाहरी छोर पर था, पूरी तरह से घने जंगल और अलग अलग पेड़ों से घिरा हुआ। मैं बैठा बैठा जंगली फूलों पर एक आर्टिकल के लिए कुछ नोट्स तैयार कर रहा था। मैं कुछ समय पहले से जंगली फूलों पर आर्टिकल्स लिख रहा था जब मैंने वही उस कॉटेज में विस्की पीते पीते वह नोट्स और विस्की ख़त्म कर ली। तभी मेरा ध्यान फिर से उस खोपड़ी पर गया। मैंने बेहद अचंभे से देखा कि वह खोपड़ी अपनी जगह से खिसक कर अब उन अवार्ड्स के बीचों बीच पहुंच गई है। क्या तुमने इस खोपड़ी को इसकी जगह से हिलाया? मैंने अपने भतीजे अनिल से पूछा। नहीं नहीं, मैंने कुछ भी नहीं किया अंकल, वह बोला। अरे ये कैसे हुआ? अभी तो एक खोपड़ी शेल्फ के किनारे पर थी और अचानक ही ये बीच में आ गई। ये कैसे संभव है? अरे अंकल, आपने थोड़ी पी है, इसलिए आपको याद नहीं रहा कि आप ही ने इस खोपड़ी को इधर से उधर किया होगा। हो सकता है। बहुत सारे लोग मेरे घर पर अक्सर आते हैं, जैसे स्कूल टीचर्स, हिल स्टेशन घूमने वाले, स्टूडेंट्स, लेखक, पड़ोसी इत्यादि। उस एक ख़ास हफ्ते मेरे पास बहुत सारे मेहमान आए और जाहिर सी बात थी कि सब लोगों ने उस खोपड़ी को भी देखा और पूछा कि ये खोपड़ी किसकी है। बहुत लोगों ने यह भी पूछा कि असली है या नकली। 2 महिला अध्यापक तो उसको देखकर बुरी तरह डर गई थीं। एक शख्स ने उसे ख़रीदने की बात कही तो मैं भी उसे बेचने में उत्सुक हो गया, पर मैं उसे बेच नहीं सकता था क्योंकि वह तो अनिल की थी और अनिल उसे वापस मेरठ ले जाने चाहता था। मगर जब अनिल के जाने का वक्त हुआ तब वह उस खोपड़ी को अपने साथ ले जाना भूल गया क्योंकि उसके पास और भी ज़रूरी काम थे। उसके एक स्टूडेंट का फ़ोन उसे बार बार आ रहा था। वह अनिल के कुछ ख़ास स्टूडेंट्स में से था। मैंने अनिल को बस में बिठाया और वापस घर आ गया। मैंने देखा वह खोपड़ी अब भी वहीं रखी हुई थी। अब मैंने उस खोपड़ी को थोड़ा नज़रअंदाज करना शुरू कर दिया। कुछ वक्त के लिए वह खोपड़ी अब बहुत सारे मेहमानों के लिए एक मनोरंजक वस्तु बनी हुई थी। पर अब कुछ वक्त बाद ये खोपड़ी मेरे लिए बेहद असहज बनती जा रही थी। हर शाम जब मैं अपनी विस्की का आनंद लेता तब मैं ये देखता कि उस बड़ी मेज़ पर पड़ी ये खोपड़ी मेरी ओर देख रही है। और एक दिन तो जब मैंने उस खोपड़ी को इधर उधर करना चाहा तो मेरा हाथ इसके उस सफ़ेद हड्डीदार जबड़े में फंस गया जो बेहद मुश्किल से मैंने छुड़ाया। मैं अब इस खोपड़ी की मौजूदगी से बेहद परेशान हो गया था, तो मैंने सोचा कि इस खोपड़ी को बंद करके रख दूं। एक कबर्ड था जो मेरे कमरे में था, जहां पर मैं अपने आर्टिकल्स, बुक्स और ज़रूरी नोट्स रखता था, और वहां काफ़ी जगह थी इस खोपड़ी को रखने के लिए। अब मैंने इस खोपड़ी को इस कबर्ड में रखा और सुनिश्चित किया कि कबर्ड का दरवाज़ा अच्छी तरह से बंद रहे। उसी दिन की शाम को मेरे हाथ में
फिर से एक महंगी विस्की का जाम था और वह भयानक इंसानी खोपड़ी अब मेरे सामने मुझे घूरने के लिए नहीं थी, जो कि मेरे लिए अब एक अच्छी बात थी। अब धीरे धीरे रात गहराने लगी और झींगरों की आवाज़, नाइट जार का चिल्लाना और वो बड़ा चांद अब दिखने लगा था। मैंने अपना आर्टिकल समाप्त किया और खुशी खुशी अपने बिस्तर में जाकर लेट गया और कुछ ही मिनटों में मुझे गहरी नींद ने आ घेरा। बीच रात में एक खड़खड़ाने की आवाज़ ने मुझे उठा दिया। पहले तो मुझे लगा कि ये दरवाजे का लॉक है या पानी का पुराना पाइप, पर बाद में मुझे पता चला कि यह आवाज़ तो अंदर कबर्ड में से आ रही है। शायद कोई चूहा होगा जो रास्ता भटक गया होगा। पर जैसे ही मैंने कबर्ड को खोला तो तपाक से वह खोपड़ी उछल कर मेरे पैरों के पास आ गिरी और लुढ़कते लुढ़कते डाइनिंग रूम की तरफ चल दी। और फिर पूर्ण शांति के लिए मैंने उस खोपड़ी को दोबारा उसकी पुरानी जगह पर रख दिया और सो गया। कोई भी शरारती खोपड़ी मेरी रात की नींद को ख़राब नहीं कर सकती थी और मुझे नहीं डरा सकती थी। मगर अगली सुबह जब मैं उठा, मैंने तुरंत कोरियर के लिए एक पार्सल तैयार किया। मैंने उस खोपड़ी को एक प्लास्टिक के बैग में रैप किया, फिर उसे एक मज़बूत कार्डबोर्ड बॉक्स में रखा और अच्छी तरह सेलो टेप से उसे चारों ओर से बांधा और उस पर जिसे भेजा जाना है उसका एड्रेस लिखा। फिर मैं बाज़ार में गया और उसे पोस्ट ऑफिस के रजिस्ट्रेशन क्लर्क को दिया। उसने उस पार्सल को हिफाजत से रख लिया। बस अब मैं बेहद खुश था। मैंने संतुष्टि से अपने दोनों हाथों को रगड़ा। मैंने पास के एक रेस्टोरेंट से फ़िश एंड चिप्स का लंच उड़ाया और मीठे में एक बड़ी मेवों वाली आइसक्रीम खाई। फिर मैं अपने कॉटेज की ओर चल पड़ा। पर खैर कोई बात नहीं, अब मैं अपने घर के आधे रास्ते पर था। तभी मुझे लगा कि मेरे पीछे कोई चीज़ टप टप करते हुए आ रही है। पहले मुझे लगा कि शायद कोई खाली टीन का डिब्बा है, पर मेरे आश्चर्य के लिए ये तो वही खोपड़ी थी, पूरी तरह से सेलो टेप से चिपकी हुई और मेरी ओर ही चली आ रही थी। मैंने पूरी ताकत से कॉटेज वाले घर की ओर दौड़ लगाई, पर यह क्या, जैसे ही मैं अंदर घर में घुसा तो ये खोपड़ी तो वापस अपनी पुरानी जगह पर पहुंच गई थी और फिर वह खोपड़ी वहां अपनी पुरानी जगह से हिली तक नहीं, कई हफ्तों तक। अब आगे दूसरी ओर मेरे कॉटेज के पास एक स्कूल का फुटबॉल ग्राउंड था। जब भी फुटबॉल ग्राउंड में बच्चे फुटबॉल खेलते तो बॉल को किक करने की आवाज़ मेरे कॉटेज तक भी आती। एक दिन किसी बच्चे ने फुटबॉल को ज़ोर से लात जड़ी और वह उड़ती हुई मेरे कॉटेज के बरामदे में आकर गिरी। मैच ख़त्म हो गया, पर फिर भी कोई भी शख्स उस फुटबॉल को लेने नहीं आया। इसी बात से मुझे एक आइडिया आया। मैंने तुरंत उस फुटबॉल की सिलाई को हटाकर अंदर के हिस्से को निकाला और उस खोपड़ी को उस फुटबॉल के अंदर डालकर वापस से उसे सी दिया। और फिर मैंने वही फुटबॉल एक ग्रीटिंग कार्ड के साथ स्कूल गेम्स मास्टर को वापस कर दी। फिर पहले की तरह कुछ दिनों तक कुछ भी नहीं हुआ और फिर एक दिन उस स्कूल का मैच किसी और स्कूल से था और अचानक किसी की तेज़ लात ने उस फुटबॉल को प्लेग्राउंड से ही बाहर कर दिया। वह बॉल बाहर जाकर गुम हो गई और नई बॉल की मांग रखी गई, पर जो दूसरी फुटबॉल आई वो कुछ अच्छी नहीं थी। वह बॉल तो ज़्यादा चक्कर खाने वाली थी। वह उस दिशा में बिल्कुल नहीं जा रही थी जहाँ पर उसको किक किया जा रहा था। वह एक नाफरमानी करने वाली बॉल थी और जब जब उस बॉल पर किक जड़ी जाती तो उसमें से एक चीखने की आवाज़ निकलती। खेलते खेलते सब खिलाड़ी समझ गए कि ये बॉल उनके काम की नहीं है और उस खोपड़ी वाली बॉल को वहाँ से हटाकर नई बॉल मंगा ली गई। मगर इस बार ये स्थिति कुछ और थी। उस स्कूल का स्पोर्ट्स टीचर एक दयालु व्यक्ति था जो स्कूल के काम में ना आने वाले बैट, बॉल, बास्केटबॉल, फुटबॉल को गरीब एवं असहाय लोगों को दे देता था। और फिर क्या था, उस खोपड़ी वाली बॉल को राजपुर के पास के गांव के बच्चों को दे दिया गया, जो बॉल मिलते ही उसे ज़ोर ज़ोर से लाते मारते हुए नीचे सड़क पर ले गए। उन्हें खेल खेल में उस बॉल के अंदर से चिल्लाने की आवाज़ें भी सुनाई नहीं दी। फिर क्या था, मुझे अब हमेशा के लिए उस खोपड़ी से छुटकारा मिल चुका था। दिन गुजरे, हफ्ते गुजरे, फिर महीने बीते। मैं अब उस खोपड़ी के बिना था।
फिर मुझे लगने लगा कि मैं उस खोपड़ी की कमी महसूस कर रहा हूँ कहीं ना कहीं, और फिर वह खोपड़ी ही मेरी अकेली साथी थी उस कॉटेज में जो जंगल के बिल्कुल किनारे पर था। और आखिरकार जब आप किसी के भी साथ इतने लंबे समय तक साथ रहते हैं तो एक गहरा रिश्ता उस शख्स या उस चीज़ से जुड़ जाता है। चाहे फिर आप कितना भी एक दूसरे से लड़ें या झगड़ें या एक दूसरे को नज़रअंदाज करें, वह लगाव फिर कभी ख़त्म नहीं होता है। और उस लगाव जुड़ाव का तभी असली असर पता चलता है जब वह शख्स आपसे दूर चला जाता है। वह खोपड़ी लगभग 1 साल से मेरी ज़िंदगी में थी, पर अब वह जा चुकी थी। मेरी ज़िंदगी अब खाली महसूस होने लगी थी। मैंने अब ठान लिया कि वह खोपड़ी मैं अब ढूंढूंगा। मैंने राजपुर के उन सभी बच्चों से उस फुटबॉल के बारे में पूछा तो उन्होंने कहा कि वह बॉल तो खो चुकी है। मैंने देहरादून की सभी दुकानें छानी जहां पुराना सामान बिकाऊ होता है, पर मुझे कुछ नहीं मिला। एक दुकान से मुझे कुछ पुरानी फुटबॉल्स मिली, पर वो नहीं थी जो मैं चाहता था। और हाँ, वो लोग इंसानी खोपड़ी नहीं बेचते थे जो मुझे चाहिए थी। फिर एक दिन अनिल मेरे घर आया, डॉक्टर अनिल, और मुझे बेहद उदास पाकर मुझसे पूछा, क्या हुआ अंकल? ऐसा लगता है आपने अपने किसी गहरे दोस्त को खो दिया है। ठीक कहा अनिल, मैंने सच में एक करीबी दोस्त को खो दिया है। जानते हो, वह खोपड़ी जो तुमने मुझे दी थी, मैं उससे काफ़ी लगाव रखने लगा था। कोई बात नहीं अंकल, मैं आपको दूसरी खोपड़ी ला दूंगा। मेरे कॉलेज में एक्सपेरिमेंटल इंसानी खोपड़ियों की कोई कमी नहीं है, आप फिक्र ना करें। अरे नहीं नहीं, सुनो, मुझे तो वही खोपड़ी चाहिए। उसके अंदर कुछ ख़ास बात थी जो मुझे बेहद भाती थी। इस बार अनिल ने बेहद आश्चर्य भरी नज़रों से मुझे देखा और सोचता रहा कि मैं इस तरह की बात क्यों कर रहा हूँ। और फिर एक दिन मैं पड़ोस के शहर सहारनपुर में घूम रहा था। मैंने देखा एक ज्योतिषी हाथ देखने और भविष्य बताने वाला अपनी दुकान लगा रहा था। मैं भविष्य बताने वाले लोगों पर कुछ ख़ास ज़्यादा विश्वास नहीं करता, मगर कोई भी अपनी रोज़ी रोटी के लिए कोई ना कोई काम तो करता ही है, और फिर किसी का भविष्य बताना कोई गलत बात भी तो नहीं है। फिर मैंने एक खोपड़ी को उसकी मेज़ पर भी देखा। वह लोगों का भविष्य उस खोपड़ी के नीचे से एक पर्ची निकाल कर बताता था। ये खोपड़ी कुछ कुछ मेरी खोई हुई खोपड़ी से मिलती जुलती थी, पर लगातार उस फुटबॉल के अंदर अलग अलग लोगों के द्वारा किक खा खा कर थोड़ी बहुत इधर उधर हो गई थी। शायद अगर ये वही खोपड़ी हो तो। पर कोई बात नहीं, मैंने फिर भी उस ज्योतिषी को कुछ पैसे दिए और उससे अपना भविष्य बताने को कहा। उसने कुछ मंत्र पढ़े और खोपड़ी के नीचे से एक पर्ची निकाल कर मुझे दी, जिसमें लिखा था उल्लू का पट्ठा, सन ऑफ एन आउल, और उसके साथ एक मैसेज और भी था, गधे का बच्चा, चाइल्ड ऑफ अ डोंकी। अरे ये तो यकीनन मेरी खोई हुई खोपड़ी ही है। एक पुराना दोस्त ही बिछड़ने पर इतनी गालियां देता है। फिर मैंने भविष्य बताने वाले से आग्रह किया कि वो मुझे ये खोपड़ी दे दे। उसने आखिरकार 100 रुपये में खोपड़ी मुझे दे दी। मैंने खुशी खुशी इसे लेकर अपने घर चल दिया, और आप देखें आज तक वह सजी है मेरे ड्राइंग रूम में, और हल्की सी शैतानी मुस्कुराहट है उस खोपड़ी पर। उसका ये चेहरा ठीक रखने के लिए मैंने एक क्रिकेट कैप उसके सर पर रख दी है। हम शायद कभी कभी अपने दोस्तों की अहमियत तब तक नहीं समझते जब तक हम उन्हें खो नहीं देते। तो फ्रेंड्स, ये थी कहानी द स्कल, रिटन बाय सर रस्किन बॉन्ड। ये स्टोरी आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और बेल आइकन प्रेस करना भी ना भूलें। फ्रेंड्स, आप सब लोग अब महज सब्सक्राइबर्स नहीं, फैमिली हैं। तो देखते रहिए कहानियाँ अजब गजब स्टोरीज फॉरएवर, और इन्जॉय कीजिए अपनी मनपसंद स्टोरीज़। तो फ्रेंड्स, आप सब लोगों से मुलाकात होती है मेरे नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।